शहर हमारे नेता में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के जरिए ऐसे नेताओं से मिलाते हैं जो युवा नेता है, जो अपनी बात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी लाइन कैसी बड़ी करेंगे। तो चलिए मैं आज आपको मिलवाता हूं भारतीय जनता पार्टी भोपाल के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार सुमित जी। पहले आप ऐसे युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे पहले जिला अध्यक्ष बने हैं जो कम उम्र में जिसे जिला अध्यक्ष का पद मिल गया। अब शहर आपका भोपाल है, आप इस शहर के नेता हैं, अपने शहर के बारे में क्या सोचते हैं? देख ली, चूँकि मैं युवा हूँ तो युवा होने के साथ मेरे मन में हमेशा ये सोच रहती है कि मेरे शहर में युवाओं को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उनके कौशल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर ही रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये प्रयोग किया और एक युवा के हाथ में कमान दे दी, जाहिर सी बात है कि जब युवा के हाथ में कमान आती है तो कई दफ़ा सवाल भी खड़े होते हैं और कई बार उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग वर्ष भर से ज़्यादा आपको होने को है। कैसा रहा आपका कार्यकाल और क्या अब मन में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बताऊं मनोज जी कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि पीढ़ी को तैयार करना, कार्यकर्ता का निर्माण करना और उसको काम पे लगाना। और इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे युवा को भोपाल शहर जैसी जगह में भरोसे के साथ जिम्मेदारी दी, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मुझे सारे वरिष्ठों को साथ लेकर और जो आकांक्षा और अपेक्षा मुझसे की गई हैं उस पर मैं खरा उतरूं। लेकिन मैं भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि मैं लगभग 19 महीने का मेरा कार्यकाल हो गया है। हमारे सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन, समय समय पे उनके अनुभव का लाभ मुझे मिला और मैं ये मान सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जब एक कार्यकर्ता को काम करने का अवसर मिलता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। मैंने भी एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करा, लेकिन खुशी इस बात की है कि जिस कार्यकर्ता को काम करने का अवसर पार्टी ने दिया था, सारे वरिष्ठों ने उसको अपना आशीर्वाद दिया और अभी तक इस यात्रा में उनका पूर्णतः सहयोग हमको मिला है। कहते हैं कि राजनीति की जो डगर है वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपने कहा कि तमाम बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिला और अभी तक मिल रहा है, लेकिन होता होगा राजनीति में कई बार ऐसे मौके आते हैं, अचानक आप अध्यक्ष बने, स्वाभाविक है कि आप में बहुत सारी चीज़ें पार्टी ने देखी होगी जब आपको इस पद की कमान दी, लेकिन कभी कुछ ऐसा राजनीति में देखने को मिला जब लगा कि क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, ऐसा तो अभी तक मेरे सामने इस प्रकार का अवसर आया नहीं। मैं 2012 से भी पूर्व की जो जिले की टीम में उपाध्यक्ष के नाते काम कर रहा था, तो काम करते करते कार्यकर्ता के मन में भाव तो रहता ही है कि संगठन काम के आधार पर कार्यकर्ता को आगे काम का अवसर देगा। रही बात उतार चढ़ाव की, तो मनोज जी, राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहेगा। और भाजपा का कार्यकर्ता खासकर से विषम परिस्थितियों में अधिक ऊर्जा के साथ काम करता है और चुनौतियों को अवसर में कैसा बदला जाए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर ही शैली होती है। तो मेरा ऐसा मानना, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र ही, हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, पर हम अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर और अपने विचार के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर में लगातार अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक दल है जो चुनौती में और ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करने का हुनर सिखाता है, मगर वो हुनर है क्या? वो कौन सा जादुई मंत्र होता है, वो कौन सा जादुई टिप्स होता है जिसके कारण आप कहते हैं कि जब जब चुनौती आती तो हम और तेज़ी से काम करते? लोग विचलित होते हैं जैसी चुनौती दिखाई देती है। कई वरिष्ठ ऐसे घाघ नेता, जिसे मैं राजनीति की भाषा में कहूँ, तो जब उनका सामना होता है तो कई बार भले आप ना कहें लेकिन चीज़ें तो सामने आती होंगी। लेकिन कौन सा टिप्स है, कौन सा हुनर है बीजेपी का
जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, भाजपा में तो कार्यकर्ता को गढ़ा ही इस स्वरूप के साथ जाता है कि वो हमेशा चुनौतियों को अवसर में ढालना सीखे। जैसे आपको कोरोना के इस वैश्विक बीमारी का ही उदाहरण दूं, तो जिस वैश्विक बीमारी में बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोग घबरा गए, उसका सामना नहीं कर पाए, पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने इस विषम परिस्थिति में लोगों की सेवा करने का काम करा और उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदला। कैसे लोगों की सेवा करके हम अपने क्षेत्र में अपना स्थान बना पाएंगे। और आपने देखा भी होगा पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की चिंता करे बगैर, अपने परिवार की चिंता करे बगैर लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करने का काम करा, उनको संबल देने का काम करा। और जो सहयोग वो कर सकते थे, भोपाल में भी कार्यकर्ताओं ने, आपने देखा होगा कि लोगों को चप्पल बांटने का काम हो, लोगों को कपड़े बांटने का काम हो, लोगों को राशन देने का काम हो, लोगों को मास्क देने का, हर वो चीज़ वो कर सकते थे जो उनकी क्षमता के अनुसार समाज को जोड़कर उन्होंने लोगों की सेवा करने का काम उन विषम परिस्थिति में करा। तो वो चुनौती को अवसर में बदला। नहीं, लेकिन आप लोग कैसे, वही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपके मन में ऐसी कौन सी बात, आपने कहा कि सभी ने बदला, लेकिन कुछ तो टिप्स होता होगा कि आपको इस तरह मैदान में जाना है, ऐसा काम करना है। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता का निर्माण चूंकि संघर्षों में से हुआ है और भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब वो चुनाव में जाता है काम करने के लिए किसी बूथ पर, तो वो जीतने के लिए मेहनत करता है। जब वो बूथ को चुनाव में जीत जाता है तो वो उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। फिर उसको लगता है कि मैं ये बूथ 2500 से जीता हूँ तो मैं 3000 से कैसे जीतूंगा। अगर हमारी सरकार आती तो सरकार की योजनाओं को नीचे तक कैसे ले जाऊं। दिन भर वो इस प्रयास में रहता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजनाओं का लाभ दिला पाऊं। कुल मिलाकर वो पूरे समय परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा के भाव को लेकर काम करता है, इसलिए चुनौतियों को अवसर में बदलता है। मैं आपके छात्र जीवन की तरफ जाने का प्रयास करूंगा। जब आप पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई शुरू हुई होगी, उसके बाद कब से मन में था कि मैं राजनीति की तरफ जाऊंगा, या कुछ और रहा करता था जब आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की होगी, स्कूल की पढ़ाई की होगी? तो बचपन से लेके और वर्तमान तक मैं समझना चाहूँगा कि कैसे आप राजनीति की तरफ आ गए। क्या पहले ये तय कर रखा था कि मुझे इस लाइन में जाना, या कुछ और था मन में? देखिए मनोज जी, मेरे दादाजी जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेताओं में से एक थे। चूँकि बचपन से उनको देखता था कि वो सार्वजनिक जीवन में लगे रहते थे और उनका समाज में बहुत प्रभाव था, और उनको देखता था तो बस ये बचपन से भाव रहता था कि दादा का जो नाम है उसको आगे बढ़ाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका हो, ये मेरे मन में बचपन से रहता था। और इसलिए मैं बचपन से कुछ ना कुछ रचनात्मक करने के लिए लगा रहता था, और वो सभी करते हैं। बचपन में झांकी बैठाने की बात करें तो झांकियाँ बैठाते थे, पर झांकी बैठाते बैठाते 2003 से हमने एक आयोजन शुरू करा था मटकी फोड़ का। और आपके ध्यान में होगा कि मैं लगातार 2003 से अभी 2 साल कोरोना के छोड़ दें तो मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 7-8 सालों से वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मटकी फोड़ का आयोजन होगा। और उसके अंदर भी मेरा भाव ये रहता था कि हम लोग नवाचार करके कैसे नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से जोड़कर रखें। उसके कारण भी मुझे एक नई ऊर्जा मिली उस आयोजन के कारण। मैं चूँकि सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं 2 लोगों के संपर्क में आया। वैसे मेरे दादाजी पार्टी के सीनियर लीडर्सों में रह के हमारे विधायक तब लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हुआ करते थे, और मेरे दादाजी और उनकी बहुत अभिन्न मित्रता थी। तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो बचपन से देख ही रहे थे, पर इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय मैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विष्णुदत्त शर्मा जी के संपर्क में रहा, और युवा मोर्चा में महामंत्री उस समय विश्वास सारंगी थे तो मैं उनके भी संपर्क में आया। इस प्रकार में राजनीति की शुरुआत मैंने इन लोगों के संपर्क में आने से करी। फिर मैंने युवा मोर्चा में काम करा,
मैं खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। फिर मुझे 2012 में पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ज़िले में उपाध्यक्ष पद दिया, और ऐसे ही ये यात्रा चलती चली आ रही है अभी। लेकिन आपने जिक्र किया कन्हैया का, मटकी फोड़, ईश्वर का या कन्हैया का ये प्रताप भी कहें कि आपके चेहरे पर भी नूर है, एक अलग तरह का चमक है, यूथ तो हैं आप, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ भी सब कुछ है। और कई बार जब राजनीति में आप शिखर तक जाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उस शिखर में एक ये भी बात करते, तो क्या कन्हैया को अपना वो मानते हैं आप? निश्चित तौर से मुझे तो बचपन से कन्हैया जी की कृपा मिली, और कन्हैया जी और राधा रानी की कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे बचपन से संगीत का बहुत शौक़ रहा है। मैं बहुत छोटी सी उम्र से सुंदरकांड करने जाता था। चूँकि मैं बहुत छोटी उम्र से हारमोनियम बजाता था, तो लोग बड़े उत्साहित होते थे कि कम उम्र का बालक हारमोनियम बजा रहा है। तो बचपन से मुझे संगीत के कारण प्रेम भी बहुत मिला, और फिर कन्हैया जी की कृपा से धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ता गया। लेकिन हाँ, मेरे ऊपर कन्हैया जी की कृपा, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में उनकी बहुत असीम आशीर्वाद मुझे मिलता है, और आगे भी ये जो यात्रा उनकी कृपा से आगे बढ़ेगी। हमारा शहर की चूँकि हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन अब आपने बात कर ही दी है कि आप हारमोनियम भी बजाते हैं, कन्हैया की बड़ी कृपा है, म्यूज़िक के बड़े शौकीन हैं, तो फिर कन्हैया की कुछ लाइन में सुना दीजिए। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, और कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। अक्सर इस गाने को गुनगुनाने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और शांति और सुकून और प्रभु के पास जाने का मौका। 2 लाइन और सुनाइए। कितना मतलब बड़ी खूबसूरत, मुझे लग रहा है कि हम लोग के अंदर भी ऊर्जा आ गई। मैं एक और गाना आपको इसकी 2 पंक्ति सुनाता हूँ, जो मैंने बचपन से हमेशा, मुझे ये याद नहीं कि ये गाना मैंने कब सुना होगा, किसके द्वारा लिखा गया, पर कभी किसी न किसी के मुंह से मैंने सुना, और हमेशा वो गाना मेरे जीवन में मुझे ऊर्जा देता रहता है। एक और 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब समझ आया कि ये सुंदरता का राज क्या है, इसमें कई सारी चीज़ें छुपी है। लेकिन अपने शहर की तरफ मैं आता हूँ, चूँकि आप युवा नेता है, जैसा आपने कहा कि मेरे मन में है कि रोजगार के अवसर बढ़े, सरकार उस पर काम भी कर रही है, पर और क्या चलता। आप गेम्स के, खेल के शौकीन भी रहे हैं, तो शहर में कहाँ देखना चाहते हैं अपने युवाओं को, आप कहाँ लेकर जाएंगे? क्योंकि आपकी राजनीति की अभी एक ऐसी शुरुआत है और बड़ी अच्छी शुरुआत, पर क्या क्या मन में चल रहा है कि हमारे शहर में ये सब हो जाए, एक जब आप किसी और जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़े, ईश्वर करें कन्हैया करें, तो क्या मन में है शहर के लिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भोपाल के अंदर जो टैलेंट है, एक अद्भुत टैलेंट भोपाल के लोगों में है, और ख़ास तौर से आज की जो पीढ़ी है अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है, अगर उस क्षेत्र में उसको समय रहते प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हमारा शहर आगे जाएगा और हमारा यूथ भी आगे बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि उनके स्किल्स के आधार पर उनको और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए, और हमारी सरकार कर रही है। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकार उनको प्लेटफॉर्म दे रही है। अब पहले के समय में इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब स्कूल्स में था तो तब मेरे मन में रहता था कि बाबी वाली ग्राउंड में जाऊं, क्रिकेट खेलूं, तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की 2003 के बाद सरकार आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अवसर बहुत मिले, युवाओं को मिल रहे हैं, पर ठीक समय पे अगर युवाओं को अवसर मिल जाता है तो वो अपनी इस यात्रा में बहुत आगे पहुंचता है।
भोपाल में भी रोजगार सरकार दे रही है और युवाओं को उनकी क्षमता के आधार पर रोजगार मिले। अगर खेल के क्षेत्र में कोई युवा आगे बढ़ रहा है तो उसका प्रोत्साहन, अभी आपने देखा होगा कि ओलंपिक हो या हॉकी में, तो मध्य प्रदेश शासन खिलाड़ियों का भी प्रोत्साहन करने का पूरा काम कर रहा है, उनको अवसर देने का काम कर रहा है। तो भोपाल के युवाओं को भी अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा और अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए और अवसर सरकार दे रही है, उन अवसरों का लाभ लेकर अपने परिवार का नाम, अपने भोपाल का नाम और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। सुमित पचौरी के मन में है कुछ कि कुछ ऐसा जो टैलेंट हंट करे या ऐसी युवाओं को हम लेकर आए? कई दफ़ा होते हैं कि कहते हैं गुदड़ी का लाल छुपा होता है, पर लाने में वक्त लगता, वैसे वो कभी छिपता भी नहीं है। प्रतिभा को कोई नहीं रोक सकता, जैसे आपकी प्रतिभा। लोग कई बार सोचते होंगे आपको लेकर, जैसा आपने कहा कि ABVP से जुड़े थे इसलिए आपको शायद ये जगह मिल गई होगी। आपने खुद ये माना कि मेरी मुलाकात BD शर्मा जी से हुई, विश्वास सारंग से हुई, शायद इसलिए जगह मिल गई होगी। लेकिन जब आपसे बात करते तो लगता है कि नहीं, BJP ने कोई ऐसे ही आपको ये पद नहीं दिया होगा, पहले उपाध्यक्ष बनाया फिर अध्यक्ष बनाया। लेकिन कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, तो एक युवा अध्यक्ष होने के नाते क्या मन में ऐसा कुछ है कि कुछ नए हम ऐसे प्रोग्राम्स करें जिन्हें लेकर आए, युवाओं को लेकर, कौशल विकास को लेकर आपकी सरकारों ने काम किया, लेकिन जो कागजों में काम हुआ वो धरातल पर दिखाई नहीं देता? शायद इस बात को आप भी मानते? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार के अपने एक प्रयास होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि समाज को सिर्फ सरकार के प्रयासों से ही चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हम सबको भी आगे आकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन तो करना ही पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में जिन क्षेत्रों के हुनरमंद लोग हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में और विकास होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अधिकतर फिल्म्स की शूटिंग्स भी भोपाल में होना शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में भी युवाओं के अंदर बहुत क्षमता है भोपाल के लोगों में। भोपाल शायरी के लिए जानी जाती है, भोपाल कविता के लिए जानी जाती है, भोपाल बुनकरों के लिए हमारे यहाँ जोर जरदारी का अच्छा काम है। और आज की पीढ़ी भी चाहती है कि भोपाल में सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनियां आएँ, स्पोर्ट्स के बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले, अभी मिल रहे हैं, और भी यहाँ पर बड़ा स्टेडियम हो जाए तो क्रिकेट्स के जो प्लेयर थे उनको एक अवसर मिलेगा। और स्किल के मामले में भी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका चल रही है। पर हम लोग चूंकि भोपाल के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम भोपाल के नागरिक होने के नाते हमारी नई पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। जैसे मैं सुमित पचौरी अगर संगीत में थोड़ा भी कोई चीज़ को जानता हूँ तो नई पीढ़ी को उस दिशा में आगे ले जाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। या मैं स्पोर्ट्स का एक खिलाड़ी हूँ तो क्या मैं बच्चों को अपने समय में से निकाल कर समय उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो कुल मिला के हमको भी सरकार अपना काम कर रही है, पर भोपाल के रहवासी होने के नाते, भोपाल के बाशिंदे होने के नाते हमारा भी हमारे शहर के प्रति लगाव और जिम्मेदारी उतनी है जितनी सरकार की है। तो हमको भी अपना प्रयास करना चाहिए। अगर मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो आज की पीढ़ी को प्रोत्साहित करूँ कि आओ आप भी रोज़गार लगाओ और किसी के नौकरी करने की बजाय लोगों को नौकरी देने का काम करो। क्या और चीज़ें हैं जो कहीं एक युवा नेता के मन में चल रही है कि BJP में ये सब चीज़ भी होना चाहिए? कुछ कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं और एक बड़ी तेज़ी से अभी परिवर्तन हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे नेता आते हैं जो अपने उल जलूल बयान को लेकर चर्चा में आ जाते हैं। वो आपकी पार्टी में भी है, वो कांग्रेस में भी है। क्या सुमित इन सब चीज़ से बचना चाहिए? देखिए, वक्तव्य तो व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा, आप एक बात चीज़ देखते होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए आप, चौथी बार के मुख्यमंत्री परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, पूरे समय जनता के बीच में रहते हैं और कैसे लगातार मध्य प्रदेश को आगे ले जाएं। मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी भी थे, कभी गए खेतों पे, कभी देखा किसानों को, और आज वो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देखिए आप, क्योंकि ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता में शुरू से डाले जाते हैं कि जनता के बीच में रहना,
सतत संवाद करना, प्रवास करना, और यही कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख गुण है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार संवाद करते हैं, लगातार प्रवास करते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री हो, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि की बात कर ले, जैसे मैं भोपाल का कार्यकर्ता हूं, तो भोपाल में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं तो कांग्रेस के भी हैं। कोरोना काल के उदाहरण को ही देख लें, हमारे जनप्रतिनिधियों ने रात दिन एक करके लोगों को उस वैश्विक बीमारी में अपने आप को अकेला ना समझे, इस ध्येय को लेके उनकी सेवा करने का काम करा। और आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपके ध्यान में होगा कि कांग्रेस से कितने जनप्रतिनिधि आपको कोरोना की इस पूरी बीमारी में दिखे हैं। तो ये सब सोच का भाव है, ये विचार, ये संस्कारों की बात है। रही बात मेरी, तो मैं तो उस विचारधारा से आया हुआ कार्यकर्ता हूं जिसका ध्येय भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। लोग आएंगे जाएंगे, पर ये विचारधारा हमेशा ऐसी रहेगी। और इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि विचार के लिए काम करती, इसलिए आने वाले भी 50 सालों में भारतीय जनता पार्टी को हिला नहीं पाएगा। और इसलिए आज की जो नई पीढ़ी, जो युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर देश की सेवा करना चाहता है। सबसे ज़्यादा जो वोटर्स है वो युवा है इस समय, और पिछली दफ़ा 2014 के बाद से इस पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया भी, काम भी हुआ, और उस युवा होने के नाते उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग सब तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। तो क्या बीजेपी तीसरी पीढ़ी की तरफ बढ़ चली है? निश्चित तौर पर आप ये देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है। मैंने अपना उदाहरण आपको दिया कि इतनी जिम्मेदारी वाली जगह पर एक नई पीढ़ी के कार्यकर्ता को अवसर देना और उस पर भरोसा करना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पूरे मध्य प्रदेश में 35 साल से कम उम्र के कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष बनाना, जबकि एक समय में मंडल अध्यक्ष बनने में लोगों को 50 साल की उम्र बीत जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को निर्माण करती है और उनके काम के आधार पर उनका आकलन कर उनको आगे बढ़ाती है। और चूंकि कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, इसलिए लगातार कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलती है। और वो संस्कारित और अनुशासित कार्यकर्ता जो पार्टी के एक आदेश पर जिस स्थिति में पार्टी लगाती है, उस स्थिति में काम करने को लग जाता है। लेकिन उस फौज का क्या होगा जो पीछे छूटती जा रही है? आपने कह दिया 35 साल के लोगों को मौका दे रही भारतीय जनता पार्टी तीसरी पीढ़ी का, और वो 50 साल के लोग, कई 50, 55, 60 के लोग भी होंगे जो उम्मीदें कर रहे होंगे मैं भी सुमित की जगह चले जाएं, मुझे भी ये जगह मिल जाती, लेकिन नहीं मिल पाई। तो उस फौज का क्या होगा? देखिए मनोज जी, भाजपा में हर कार्यकर्ता के लिए अपना एक अलग काम है, अपना एक अलग स्थान है। अगर किन्हीं कार्यकर्ताओं को किसी पद के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी दी, तो जिनको नहीं दी इसका मतलब ये नहीं कि वो उपयुक्त नहीं, उनके लिए भी पार्टी ने उनके अनुभव के आधार पर चीज़ें सोच रखी होंगी। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा राजनीतिक दल बना कि हर कार्यकर्ता को उसके काम के आधार पर उसको काम देना और लगातार पार्टी की विचारधारा से लगाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप है। चूँकि शहर की बात हो रही है तो एक चलते चलते अंतिम सवाल आपसे रहेगा। आप शहर के युवा नेता हैं, युवा अध्यक्ष हैं, और जब दो शहर की हम बात करते तो हर जगह इसी भोपाल में बैठकर आपके ही बड़े नेता, आपके ही मुख्यमंत्री, आपके ही प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि इंदौर नंबर 1, भोपाल नंबर 1 कब होगा? भोपाल क्यों पीछे छूट जाता? नहीं, ये बात ठीक है कि इंदौर लगातार स्वच्छता की बात करें या किसी चीज़ में आगे रहता है, पर भोपाल भी पीछे रहने वाला नहीं है। हम बस भोपाल के हम सब लोगों को हमारे भोपाल की आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने का काम, और जिस तरीके से हम अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने शहर की चिंता भी हम लोगों को करनी पड़ेगी। इस बात में कोई संकोच नहीं है कि हम लोगों को इंदौर की तरह और अपने शहर से प्रेम करना पड़ेगा और अपने शहर के प्रति जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, और कैसे हम हमारे शहर को आगे ले जाएं, इस शहर के रहने वाले सभी रहवासियों को,
इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम सबको मिलकर अब शहर की एक अलग आइडेंटिटी बनाना है और शहर की खूबसूरती, शहर की स्वच्छता और शहर के विकास में हम सबको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आपको लगता है कि इंदौर इसमें आगे है इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग उस तरफ ढल गए, आप लोग ढालने में पीछे रह गए? कहीं ना कहीं इस बात की तो मुझे लगता है कि कमी रही होगी कि हम अपने शहर से प्रेम करते हैं पर प्रेम के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। लेकिन ठीक है, अभी और अवसर है, हम सब लोग मिलकर अपने शहर को आगे ले जाएंगे। और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं भोपाल के सभी शहरवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब हम सबको मिलकर हमारे भोपाल को, अपने भोपाल को हर क्षेत्र में विकसित और सबसे आगे नंबर 1 शहर बनाना है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब लोग भी एक परिवार भाव से अपने शहर को आगे ले जाएंगे। चलिए, ये थे सुमित पचौरी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन युवा पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश किया है। हमारा शहर हमारा नेता में हम यही समझते, यही बात करते हैं कि आप अपने शहर के लिए क्या सोच रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी साफ गोई से माना है सुमित ने कि इंदौर से हम पीछे हैं, पर इतना पीछे भी नहीं है कि बराबरी ना कर पाए, ना ही इतना पीछे है कि हम पीछे छूट जाएं। पर यह प्रयास जरूर होना चाहिए हम सब का मिलकर कि कैसे अपने शहर को नंबर 1 बनाए। और जब इंदौर नंबर 1 बन सकता है तो भोपाल क्यों नहीं। हमारा शहर हमारा नेता में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।